और साहसी योद्धा तो इनकी सेना में कभी नहीं था। सेनापति ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा। हरिवंश मौर्य ने सलार राज्य के राजा जयवीर सिंह को चुनौती देते हुए कहा। तभी सलार के राजा जयवीर सिंह के चेहरे के होश अचानक उड़ गए, क्योंकि उनकी नजर वासु पर पड़ गई थी। उन्होंने आज तक ऐसा विशालकाय युवक नहीं देखा था। युद्ध स्थल पर हर तरफ सिर्फ वासु की ही चर्चा हो रही थी। जैसे ही वासु ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, राजा जयवीर और उसकी सेना हैरान रह गई। वासु को देख सलार राज्य के सैनिक एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोले, अरे आखिर ये कौन है? इतना बड़ा कद, इतना मजबूत शरीर, ऐसी तलवारबाजी, हम सब इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आज वासु की वीरता देख सब हैरान थे, क्योंकि तलवारबाजी में ऐसी महारत किसी भी राज्य के योद्धा के पास नहीं थी। वासु अकेले ही 100 सैनिकों को मार रहा था और उसके आसपास करीब 100 मीटर तक सैनिकों को आने में डर लग रहा था। वासु को देख सलार प्रांत के राजा जयवीर सिंह ने अपने सेनापति संजय से कहा, सेनापति, पहले तो कभी इस योद्धा को नहीं देखा। इतना कुशल, बलशाली, मजबूत और साहसी योद्धा तो इनकी सेना में कभी नहीं था। सेनापति ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा, इस तरह का वीर योद्धा इनकी सेना में तो क्या हमने आज तक किसी भी सेना में नहीं देखा है। ये वीर योद्धा यहां का नहीं लग रहा है, ऐसा मालूम होता है ये कहीं और से आया है। वासु को देखकर सालार के राजा और सैनिकों का हौसला कमजोर पड़ने लगा था। सालार का राजा डर गया था और वासु के शरीर और भुजाओं के सामने उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। तभी सेनापति संजय ने हौसला बढ़ाते हुए राजा जयवीर से कहा, महाराज, इतने वीर योद्धा के होने के बाद भी हरिवंश मौर्य का कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी हजारों की सेना के आगे इस वीर योद्धा और हरिवंश मौर्य के सैनिक की एक नहीं चलेगी। आप देखना, युद्ध में हम ही जीतेंगे। युद्ध शुरू होते ही सालार के सेनापति ने अचानक बारिश की तरह तीर और भालों से हमला शुरू कर दिया और हरिवंश मौर्य के सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हरिवंश मौर्य का कोई सैनिक भालों का शिकार हो रहा था तो कोई तीरों का। चारों तरफ से सलार राज्य के सैनिक हरिवंश मौर्य के सैनिकों पर हावी थे। तभी हरिवंश मौर्य के सैनिक चिल्लाते हुए बोले, अरे हम सब मारे जाएंगे महाराज, इसलिए अब इस युद्ध को रोक दीजिए। हमारे आधे सैनिकों की जान जा चुकी है और अगर युद्ध नहीं रुका तो सब मारे जाएंगे। हरिवंश मौर्य के सैनिकों के पीछे हटने के बाद भी अपने वादे को निभाने के लिए वासु अकेले ही सालार की सेना से लड़ रहा था। तलवार, भालों और तीरों के वार से उसका शरीर लहूलुहान तो था ही, साथ ही उसके घाव भी गहरे होते जा रहे थे। शरीर से लगातार खून गिरता जा रहा था, पर वासु रुकने को तैयार नहीं था और देखते ही देखते उसने सालार राज्य के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी एक सैनिक ने फिर से हरिवंश मौर्य से गुहार लगाते हुए कहा, महाराज, यदि युद्ध नहीं रोका गया तो और सैनिकों की तरह युद्ध में वासु की भी जान चली जाएगी और 3 दिन की बजाय इस युद्ध में पहले दिन ही हमारी हार हो जाएगी। अपने सैनिकों की बात सुनने के बाद और अपने सैनिकों को मरता देख हरिवंश मौर्य को एहसास हुआ कि अगर उसने जल्द से जल्द युद्ध को नहीं रोका तो उसके सभी सैनिक मारे जाएंगे और राज्य भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए हरिवंश मौर्य ने ऐलान करते हुए कहा, राजा जयवीर, पहले ही मेरे राज्य के सैनिकों की संख्या तुम्हारे सैनिकों की अपेक्षा बेहद कम है। मेरे सैनिक एक साथ इतने अधिक सैनिकों से नहीं लड़ सकते। मैं चाहता हूं कि आज इस युद्ध को रोक दिया जाए और मैं कल के युद्ध के लिए तुम्हें चुनौती भी देता हूं। राजा हरिवंश मौर्य का ऐलान सुनकर राजा जयवीर हंसने लगा और बोला, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे राजा हरिवंश मौर्य। चाहे कितना भी समय ले लो, लेकिन तुम्हारे सैनिक में वो ताकत नहीं है जो हमारे सैनिकों के वार को झेल सके और हमसे लड़ सके। हमने तुम लोगों को पहले भी परास्त किया है और कल भी करेंगे। तुम्हें जितना भी वक्त लेना है ले लो। इसके साथ ही युद्ध रुक गया। राजा हरिवंश के सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वैद्य जी घायलों का इलाज कर रहे थे। वासु को भी कई बाण लगे, जिसके कारण उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। हताश राजा हरिवंश मौर्य वासु के पास आया और बोला, तो ये हाल किया है तुम्हारा जयवीर के सैनिकों ने, हैं? तुम तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे और आज पहले ही दिन में तुम्हारी क्या हालत हुई है, देखो। दर्द के कारण वासु बोलने के काबिल भी नहीं था। इतने में हरिवंश मौर्य ने गुस्से में वासु की ओर उंगली दिखाते हुए कहा,
तुम्हारी वजह से अगर ये युद्ध हम हार गए तो तुम मणि तक पहुंचने का सपना भूल जाना, क्योंकि अगर इस युद्ध में मेरी हार हुई तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। रास्ता बताना तो बहुत दूर की बात है। वासु दर्द के कारण कराह रहा था और उसमें बोलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, लेकिन वासु ने कराहते हुए राजा से कहा, राजा हरिवंश मौर्य, जीत तुम्हारी होगी, लेकिन जीत होने के बाद तुम्हें तुरंत हमें उस मणि तक पहुंचाने का रास्ता बताना होगा। मैं तुम्हारी जीत के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, बस तुम अपना वादा निभाना मत भूलना। राजा हरिवंश ने वासु के शरीर के घावों की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन वासु, ये सब देखकर तो मुझे लगता है कल तुम लड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है कि शायद मैंने तुम पर भरोसा करके ही सबसे बड़ी गलती कर दी। राजा हरिवंश को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि कहीं वो युद्ध हार न जाए, क्योंकि अगर वो युद्ध हारेगा तो राज्य भी छिन जाएगा। परेशान हरिवंश मौर्य ने तुरंत वैद्य को बुलाया और कहा, यह ध्यान रहे कि वासु के घाव कल तक भर जाने चाहिए, क्योंकि कल किसी भी हालत में उसे युद्ध में उतरना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। यह सुनकर वैद्य ने राजा हरिवंश मौर्य से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वासु कल तक युद्ध लड़ने के काबिल जरूर हो जाएगा। गुस्से और जल्दबाजी में हरिवंश मौर्य वहां से निकल गया। वहीं वैद्य शारंग शेष और उसकी बेटी अंजनी वासु की देखभाल करने लगी। अंजनी वासु के करीब रहना चाहती थी। जब से वासु आया था तभी से अंजनी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। अगले दिन युद्ध की शुरुआत हुई और घायल अवस्था में भी वासु ने सलार राज्य के सैकड़ों सैनिकों को अकेले ही मार डाला। सैनिकों को इस तरह मरता देख राजा जयवीर डरते हुए बोला, एक अकेला वासु हम सब पर भारी पड़ रहा है। इसने घायल होकर भी हमारे इतने सैनिकों को मार डाला। जहां वासु ने कई सैनिक मार गिराए, वहीं युद्ध खत्म होते ही वासु का शरीर अचानक नीला पड़ने लगा था। वासु का शरीर नीला पड़ता देख सैनिक वासु को उठाकर वैद्य के पास ले गए और बोले, तीर लगने से वासु का पूरा शरीर नीला हो गया। लगता है जयवीर की ओर से वासु पर चालाकी से जहर लगे तीर चलाए गए हैं। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। अब बस आखिरी दिन का युद्ध होना बाकी था। तभी सलार राज्य के राजा जयवीर ने सेनापति संजय से डरते हुए कहा, काश उन तीरों में लगे जहर से इस वासु की मृत्यु हो जाए, क्योंकि अगर हमारी ये चाल कामयाब नहीं हुई तो कल हमारी हार निश्चित है। सेनापति संजय भी राजा जयवीर से सहमत था। वैद्य शारंग शेष वासु की हर प्रकार से देखभाल कर रहे थे। वहीं सैनिकों के साथ साथ प्रजा के लोग वासु की तलवारबाजी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। जब वैद्य जी वासु का इलाज कर रहे थे तभी उनकी बेटी अंजनी ने डरते हुए अपने दिल की बात कही, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। वैद्य शारंग शेष ने अंजनी की तरफ देखा और प्यार से बोले, हाँ बेटी बोलो। अंजनी ने सकपकाते हुए कहा, आप मेरे विवाह को लेकर चिंतित रहते थे और मैं हमेशा विवाह के लिए इनकार कर देती थी, लेकिन जीवन में पहली बार मुझे ये वीर योद्धा वासु पसंद आया है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अचानक से अंजनी की बात सुनकर वैद्य जी भी चौंक गए थे, लेकिन उनका चेहरा खिल उठा था, क्योंकि उनकी सालों पुरानी इच्छा अब पूरी होने वाली थी। अंजनी ने खुद शादी के लिए हामी दी थी। तभी उन्हें एक सन्यासी की बात याद आई, जिसने वैद्य से कहा था कि जब कोई अंजनी के कद का व्यक्ति किसी अनमोल चीज को खोजते हुए आएगा तब अंजनी के विवाह के संयोग बनेंगे। ऐसे में वैद्य शारंग शेष ने मन में कहा, इस बारे में मुझे तुरंत ही राजा हरिवंश से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस सन्यासी की बात सही बैठ रही है। यह संयोग भी है और अंजनी को सामान्य कद की अपेक्षा बड़े कद का युवक भी मिल जाएगा, क्योंकि अंजनी का कद भी राज्य के सभी युवतियों से बड़ा है। इसलिए न कोई अंजनी को पसंद करता है और न अंजनी किसी को पसंद करती है। वैद्य शारंग शेष सब कुछ छोड़ तुरंत ही हरिवंश मौर्य के पास गए और बोले, माफ करिएगा राजा हरिवंश मौर्य, लेकिन मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। राजा हरिवंश मौर्य युद्ध को लेकर सेनापति के साथ जरूरी मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन वैद्य के कहने पर उन्होंने सभी को अपने कक्ष से बाहर कर दिया था। वैद्य शारंग शेष ने राजा हरिवंश मौर्य से कहा, मुझे पता है ये समय इन सब बातों का नहीं है, लेकिन एक बाप के लिए बेटी की शादी से बड़ा चिंता का विषय कोई और नहीं हो सकता है। तमाम राजकुमारों और युवकों के रिश्ते ठुकराने के बाद अंजनी ने इस वासु के साथ शादी करने के लिए हामी भरी है।
और आपको उस सन्यासी की बात याद है जिसने अंजनी की शादी को लेकर भविष्यवाणी की थी? आज वो संयोग भी बन गया है। ये सब सुनकर राजा हरिवंश मौर्य ने चौंकते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे उस सन्यासी की बात याद है, और तुम जो भी कह रहे हो ना वो सही है, लेकिन युद्ध के बीच में ये सब संभव नहीं है। वैद्य शारंग शेष अपने फैसले पर अडिग था और उसने कहा, नहीं, अगर शादी होगी तो युद्ध के बीच में ही होगी। अगर तुरंत अंजनी की शादी की तैयारियां शुरू नहीं हुई तो मैं वासु का इलाज नहीं करूंगा, और कल होने वाले युद्ध में आपकी हार होगी और जहर से वासु की भी जान चली जाएगी। राजा हरिवंश मौर्य ने गुस्से में वैद्य से कहा, ये कैसी मांग है आपकी? क्या आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? इस बात पर वैद्य ने राजा से कहा, देखिए, अब आप कुछ भी समझे, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह इस वासु के साथ ही करूंगा, और यह विवाह कल के युद्ध से पहले ही करना होगा। राजा ने वैद्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन वैद्य मानने को तैयार नहीं था, और फिर राजा की आज्ञा के बाद महल में शादी की तैयारियां होने लगी, जबकि इस शादी की बात से वासु अब तक अनजान ही था। तभी इन मौके पर राजगुरु ने आकर शादी को रोक दिया। राजगुरु ने वैद्य से कहा, तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि इस युवक वासु का भविष्य मुश्किलों और संकटों से भरा है। अगर तुमने अपनी बेटी की शादी इससे कराई तो तुम्हारी बेटी परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं पाएगी। इतना सुनते ही वैद्य का चेहरा बैठ सा गया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी के जीवन को कभी भी किसी संकट में नहीं डालूंगा, और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी नहीं करूंगा जिसके साथ वो खुश न रहे। लेकिन अब वासु के प्रति अंजनी का प्यार बहुत गहरा हो गया था, और वो वासु के बिना नहीं रह सकती थी। पहली बार उसे कोई वीर, बलशाली और सामान्य कद से बड़ा युवक मिला था, वरना अक्सर अंजनी का कद उसके विवाह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता था। ऐसे में जब वैद्य इस शादी से इनकार करते हैं तो अंजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में पास में जल रही आग में कूदने लगती है। तभी वासु उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब तक वासु को अंजनी के प्रेम और इस शादी की बात पता लग चुकी थी। अंजनी, तुम ऐसा मत करो, राजगुरु और वैद्य जी सही हैं। मैं संकटों से भरा जीवन लेकर ही पैदा हुआ हूं। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें जरूर कोई न कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। अंजनी मानने को तो तैयार नहीं थी और बहुत देर तक वो अपने प्राण देने की जिद करती रही, लेकिन वासु के बहुत समझाने के बाद वो मान जाती है। तीसरे दिन युद्ध में वासु सलार राज्य के लगभग आधे से ज्यादा सैनिकों को मार देता है और राजा जयवीर भी युद्ध छोड़ भागने को मजबूर हो गया था। अब वासु जैसे ही सलार के सेनापति संजय पर अपनी तलवार चलाने वाला था कि तभी सेनापति खुद को वासु के सामने समर्पित करते हुए बोलता है, मुझे मत मारिए, मैं भी आपको मणि तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं। मणि सुनते ही वासु सेनापति संजय की जान बख्श देता है। क्या राजा हरिवंश मौर्य वासु को दिए गए वादे को निभाएंगे या फिर सेनापति संजय वासु को मणि तक पहुंचाएगा? क्या वैद्य की बेटी अंजनी की शादी वासु से हो पाएगी? क्या मणि तक पहुंचने का रास्ता मुमकिन है या फिर युद्ध जीतने के बाद हरिवंश मौर्य कोई नई चाल चलेगा? मणि तक पहुंचने के लिए वासु को और कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।